Hello guys, in this video I am going to cover the biography of the great personality of India Ravindranath Tagore. इनका एजुकेशन के फील्ड में इतना योगदान रहा है कि जो एनसीएफ 2005 आया उसकी ओपनिंग लाइंस भी इन्हीं के एक ऐसे से ली गई है। इनके बारे में आगे बात करें तो इनका जो बर्थ है वो 7 मई 1861 को इंडिया के अंदर कलकत्ता में हुआ था और उनकी डेथ भी कलकत्ता में ही हुई थी 7 अगस्त 1941 को। और जब वो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 में, उस टाइम वो इंडिया में ही थे और उनको जो है वो पॉपुलरली कवि गुरु के नाम से जाना जाता था। और उनका जो नाम जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे लिखा जा रहा था इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में। वो एक पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, आर्टिस्ट भी थे। अगर हम समझे तो वो वर्सेटाइल पर्सनालिटी वाले इंसान थे। उन्हें काफ़ी अलग अलग फील्ड में काफ़ी नॉलेज थी। उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज, नोवेल, पोएम्स एंड ड्रामाज लिखे थे और वो जो है वो म्यूजिक कंपोजर के रूप में भी काफ़ी जाने जाते थे। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नोबेल प्राइज में लिटरेचर मिला और उस टाइम के वो फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट इंडियन नहीं फर्स्ट एशियन जिन्हें ये अवार्ड मिला, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। उनके मेजर वर्क की बात करें तो गीतांजलि उनका बहुत फेमस वर्क था। उसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड काफ़ी अच्छी अच्छी पोइट्रीज लिखी और एक वर्ल्ड फेमस पोइट्री बुक भी है इनकी, गोरा, फेयर फेस्ड, घरे बैरे और बहुत सारे अदर वर्क थे लिटरेचर के, आर्ट के। टैगोर जो है वो कल्चरल रिफॉर्मर थे और जो बंगाली आर्ट है उसको भी मॉडर्न बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो उनके जो पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर और मदर थी शारदा देवी। उनके जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर 13th चिल्ड्रन थे और सबसे छोटे यही थे। और इनको बहुत प्यार से इनके माता पिता रवि बुलाया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पोएम भी तब लिखी थी जब वो 7 साल के थे, क्योंकि उनको पोएम लिखने का काफ़ी को इंटरेस्ट था, पोएम लिखने में, चीज़ों को लिखने में, राइटिंग में बेसिकली उनको इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपनी सबसे पहली पोएम भी 7 साल की उम्र में लिख दी थी और उन्हें लगता था कि वो एक फ्रीडम के साथ पढ़ाई करे तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करेंगे और वो हमेशा जो क्लासरूम एजुकेशन थी उसके अगेंस्ट रहे। इसलिए उनकी खुद की जो एजुकेशन थी वो होम पर ही उनके घर पर ही हुई और उन्होंने बहुत सारा टाइम जो है वो नेचर में बिताया और वहीं से बहुत कुछ सीखा। इसलिए वो फिलोसफी में देखा जाए तो एक नेचुरलिस्ट थे और कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते थे कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो और चाइल्ड को इतनी फ्रीडम हो कि वो अपने आइडियाज, व्यूज एक्सप्रेस कर पाए, उसे क्लासरूम में बाउंड करके या बंद करके पढ़ाया ना जाए। ये सब वो मानते थे। एजुकेशन वर्क की बात करें तो 1878 को उन्हें ब्रिंगटोन इंग्लैंड में भेजा गया कि आप जाओ और आप लॉ की स्टडी करो। बट वो जो है वो फेल रहे, उन्होंने वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की और बंगाल में वो आ गए। में भी वो जो लॉ है इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे और जब वो अपने घर आए तो उन्होंने खुद को डिवोट कर दिया रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए, क्योंकि वो रीडिंग राइटिंग की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे। उन्हें रीडिंग करना, राइटिंग करना पसंद था। 1882 को उन्होंने अपनी एक काफ़ी मोस्ट फेमस पोएम निर्झर स्वप्न भंगा ये लिखी थी। 1883 में टैगोर की जो है वो शादी हुई मृणालिनी देवी से और फिर उनके भी 5 बच्चे हुए। इन 1890 उन्होंने अपनी पोएम जो है वो मानसी कंप्लीट की। ये देखिए यहाँ पे उनकी पिक्चर है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाते थे। वो भी रिलीज हुई और जो पीरियड था 1891 से लेके 1895 तक, इस टाइम उनके शॉर्ट स्टोरीज, ये देखिए आप, वो पोएम, स्टोरी, बहुत सारी चीजें लिखते थे। तो उनके कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का, उसको गल फगुचा बोला जा रहा था, वो रिलीज हुआ था, वो आया था इन 4 साल के अंदर। शांति निकेतन की बात करें तो जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम सुनते हैं तो डेफिनेटली हम शांति निकेतन के बारे में जरूर सुनते हैं। 1901 में
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को फाउंड किया और इसका मतलब था अबोर्ड ऑफ पीस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको पीस ही मिलेगा, पीस मिलेगा। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें एक्सटेंसिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम है, सुटेबल फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट एप्टीट्यूड एंड नीड्स। उसके अंदर ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिव करिकुलम लाया गया जो स्टूडेंट के एप्टीट्यूड्स और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि सब उस टाइम रोट लर्निंग पर ही फोकस करते थे। एक क्लासरूम में बच्चों को बैठा के चीज़ें बता दी गई और उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़ उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका भी नहीं मिलता था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का मोस्ट ग्लोरियस एंड हैप्पी पीरियड था जब उन्होंने ये सब चीज़ें वो लेकर आए और वो एक चेंज लाए सोसाइटी के अंदर भी। बट 1902 और 1907 इसी के बीच में टैगोर ने अपनी वाइफ को खो दिया, सन को और डॉटर को खो दिया। तो ये काफ़ी हैप्पी के साथ साथ एक सैड मोमेंट उनकी लाइफ के अंदर आ गया था। आगे देखें तो उनका सेंसिटिव और क्रिटिकल वर्क जो है वो गीतांजलि के बाद पब्लिश हुआ 1910 में। और ये जो है वो ट्रेडिशनल बंगाल डायलेक्ट में उन्होंने बनाया और इसके अंदर 157 पोएम्स थी जो बेस्ड थी नेचर में, स्पिरिचुअलिटी में और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के ऊपर। क्योंकि जब इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया तो वो सिर्फ अपनी राइटिंग इन सब में ही खो गए थे, तभी इन्होंने गीतांजलि लिखी और फिर इसको पब्लिश किया गया। और ये इतना अच्छा उनका क्रिएशन रहा कि अराउंड 1930 उन्हें अवार्ड मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये हमने पढ़ाई है कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन रहे, फर्स्ट एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। और उनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और बट जब उनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद उन्होंने अपनी इस उपाधि को वापस लौटा दिया। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने उन्हें वो उपाधि दी थी तो उन्होंने अपनी पैट्रियोटिज्म को दिखाते हुए वो जो है वो लौटा दिया। और 1920 से 1930 के बीच में उन्होंने काफ़ी जगह ट्रेवल्ड किया वर्ल्ड में और उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। लेट अस नॉट प्रे टू बी शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर्स बट टू बी फियरलेस व्हेन फेसिंग दैम। ये इस तरह के इंस्पिरेशनल वर्ड्स जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा करते थे जो हर एक इंडियन फाइटर की लाइफ में एक नए चेंजेस लाते थे। और वो जो है वो डीपली एडमायर करते थे महात्मा गांधी जी को और उन्होंने ही उन्हें टाइटल दिया महात्मा का, जो कि आज आज क्या उस टाइम पर भी जब इन्होंने ये टाइटल दिया उसके बाद सभी गांधी जी को महात्मा गांधी बुलाने लगे। ये देखिए इनका यही मानना था कि डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वाज बोर्न इन अनदर टाइम। ऐसे ऐसे इनके व्यूज रहा करते थे। गीतांजलि जो उन्होंने लिखी ये उसी की फोटो है। वर्क्स की उनके वर्क्स देखे तो टैगोर जो है वो मेनली तो पोएट ही थे बट उनकी और भी राइटिंग्स थी, वो एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, ट्रेवलॉग्स और बहुत सारे उन्होंने अराउंड 1000 ऑफ सॉन्ग्स लिखे। वो एक एक्सपर्ट पेंटर भी थे और बहुत सारे मूवी के जो साउंड ट्रैक भी है वो भी टैगोर के सॉन्ग से लिए गए थे। और उन्होंने काफ़ी सारी नॉन फिक्शन बुक्स भी लिखी और काफ़ी सब्जेक्ट को कवर किया, जैसे इंक्लूड किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, लिंग्विस्ट को, एसेज को, लेक्चर को, डिटेल ऑफ हिज ट्रेवल्स और अदर ऑटोबायोग्राफिकल थिंग्स भी उन्होंने लिखी। और उनका जो फेवरेट ड्रामा था वो था टू प्लेज। और टैगोर ने एक पब्लिश की थी एक बुक माई रेमिनिसेंसेस। तो इस तरह उनके बहुत सारे वर्क है, अगर हम उनके वर्क को लेके बैठे तो एक वीडियो में उनके वर्क कवर नहीं हो पाएंगे, इतना उनका योगदान रहा है। म्यूजिक आर्ट वर्क की बात करें तो हमें पता है वो म्यूजिशियन थे और एक एक्सपर्ट पेंटर थे। उन्होंने अराउंड 2230 सॉन्ग्स लिखे और पीपल जो है वो जो लोग थे, लोग उनके सॉन्ग्स को रविंद्र संगीत बोला करते थे। और उनके सॉन्ग्स जो बंगाली कल्चर था उससे को भी उन्होंने मॉडर्न बनाया, उसके भी उनके सॉन्ग पार्ट बने। उनकी बहुत सारी पोयम, उनके सॉन्ग्स, नॉवेल्स, स्टोरीज ये सब काफ़ी जगह लोगों ने यूज़ किए।
और आप देखें तो उनके सॉन्ग्स, उनका म्यूजिक और ये सब कवर करते थे ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन इमोशंस के बहुत सारे एस्पेक्ट को, डिवोशनल हारमोन्स को। और बहुत सारी बंगाली स्पीकिंग जो फैमिलीज थी वो उन्हीं के गाने गाया करती थी। अब आगे उनके एक और फेमस वर्क की बात करें तो टैगोर जो थे वो ओनली पर्सन थे जिन्होंने 3 कंट्रीज के नेशनल एंथम को लिखा। द फर्स्ट वन इज जन गण मन फ्रॉम इंडिया, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। सेकंड अमर शोहार बंगला, जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। और थर्ड वन श्रीलंका माथा, जो कि नेशनल एंथम है श्रीलंका का। तो इन्होंने 3 कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे और इनके बंगाली वर्जन लिखे, बहुत सारी चीजें इन्होंने की। थियोरेटिकल पीस की बात करें तो जब ये 16 ईयर ओल्ड थे तो इन्होंने ये परफॉर्म करते थे, ड्रामा में, थिएटर में पार्टिसिपेट करते थे, जो इनके ब्रदर ऑर्गेनाइज करते थे। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जो इनके ब्रदर थे, तो ये उनमें पार्टिसिपेट करते थे। जब ये 20 ईयर के हुए तब भी इन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था वाल्मीकि प्रतिभा। और ये वाल्मीकि लाइफ को डिस्क्राइब करता था। एक मैन जो एक रोबर से चेंज होकर एक लर्नड पर्सन बन गया, एक महान ऋषि बन गया। और भी उनके नोटेबल प्ले थे जैसे डाकघर, उसमें दिखाया गया कि एक बच्चा है कैसे वो छिप जाता है कन्फिनियंट से और कैसे सो जाता है। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी, कहानी, स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, गाल पगुचा, जिसमें बहुत सारी उनकी बंच ऑफ स्टोरीज है। और एक टाइम पीरियड लेते थे वो, उसमें अलग अलग स्टोरीज, किसी चीज में कुछ कहाँ, बस उनकी राइटिंग्स वो लिखते रहते थे। उन्होंने कभी लिखना नहीं छोड़ा। हमेशा जो उनका कलेक्शन है वो हमेशा पॉपुलर रहा बंगाली लिटरेचर के अंदर भी। और टैगोर जो है वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, आइडियाज देते हैं फॉर राइटिंग स्टोरीज। सॉरी, टैगोर जो है वो इंस्पिरेशन, आइडियाज लेते थे अपनी स्टोरीज को राइट करने के लिए सराउंडिंग से। जैसे विलेज लाइफ ऑफ इंडिया, उसको देखते हुए वो स्टोरी देखते थे, वो गरीब लोगों को देखते थे और उन्हें कीनली ऑब्जर्व किया करते थे और इसी तरह स्टोरीज लिखा करते थे। उनका ये ड्रीम भी था कि वो इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, वो ये चाहते थे कि लोगों को फ्रीडम मिले ब्रिटिश रूल से। हालांकि फ्रीडम मिली बट वो हमारे बीच नहीं रहे। और ही ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया जहाँ पे माइंड इज विदाउट फियर, जो बच्चे भी, जो लोग हैं, उनका माइंड विदा फियर के, बिना किसी डर के रहे। अब हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी लाइफ हमें कैसे इंस्पायर करती है और हमें इनसे क्या लेसन सीखने चाहिए। तो पर्सनली आई विल एम्फसाइज मोस्ट ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर्स व्यू ऑन एजुकेशन, कि उनके एजुकेशन को व्यू कितने अच्छे थे कि वो सोचते थे कि बच्चों को फ्रीडम मिले, वो फ्री रहे, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़े, अपने जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट है वो उसे फॉलो करे, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी नीड मोस्ट एट दिस मोमेंट। एजुकेशन जो है वो एक मीनिंगलेस कंपटीशन बन गया है जहाँ पे यंग माइंड को फोर्स किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे डेली अलग अलग चीज़ों में, बल्कि ये एक फोर्स्ड प्रोसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े और बिना किसी फियर, बिना किसी बर्डन एजुकेशन हो, बर्डन एजुकेशन विदाउट बर्डन होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया लाइक पॉवर्टी, अनटचेबिलिटी, हेल्पलेसनेस, इग्नोरेंस ऑफ पीपल, इसेंशियली ऑफ ह्यूमैनिटी। इन सब इश्यूज को उन्होंने रेज किया, जबकि वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके बावजूद उन्होंने इन चीज़ों को देखा। और ये भी कि उनकी जो फैमिली थी वो गुड बैकग्राउंड से आते थे, बट फिर भी उन्होंने हमेशा अपने आप को सिंपल रखा है। और उनका स्टेटमेंट था कि वॉट वन कैन डू इन हिज लाइफ, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू हिम, ग्रेट काम, जेनरस डिटैचमेंट, सेल्फलेस लव, डिसइंटीग्रेटेड एफर्ट, यही वो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है लाइफ में। इफ़ यू कैन फाइंड पीस इन योर सेल्फ एंड कैन स्प्रेड कम्फर्ट अराउंड यू, यू विल बी हैप्पियर देन एन इम्प्रेस। तो ये लाइंस को काफ़ी अच्छी है कि आप अगर अपने आप में पीस ढूंढ सकते हैं और अपने अराउंड कंफर्ट पैदा कर सकते हैं तो आप एक इम्प्रेस से भी ज़्यादा हैप्पी है।
और उनकी जो एजुकेशन थी वो भी सेल्फ डायरेक्टिव थी। अगर उन्होंने स्कूल जाना पसंद नहीं था तो वो स्कूल गए और घर पे ही उन्होंने पढ़ाई की। नो वन कुड टेल हिम बट एवरीवन एट होम गाइडेड हिम। उन्हें किसी ने ये चीजें नहीं बताई कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बट हाँ कुछ सिखाया नहीं, लेकिन उन्हें गाइड जरूर किया है। और ये देखते हुए कि वो कभी स्कूल नहीं गए बट फिर भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, और वो एक अपने अपने जो इंटरेस्ट का जो उनका सब्जेक्ट है उसमें वो मास्टर बने। फ्रॉम साइंस टू एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत टू इंग्लिश। ये चीजें हमें बताती है कि कितना वो एक सेल्फ मेड पर्सन थे। अपनी इच्छाओं पर, अपनी जो फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंग जीने वाले इंसान थे। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट एजुकेटिंग वुमेन इज इम्पोर्टेंट एज एजुकेटिंग ए मैन। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया, जो कि उस टाइम एक पैट्रियोटिक समाज था उसके अंदर उन्होंने इश्यूज को लेकर आए, वो तो एक काफी बड़ी बात है। वो बोलते थे कि अगर हम एक मैन को एजुकेट करेंगे इसका मतलब है कि हम एक मैन को एजुकेट कर रहे हैं, बट अगर हम वुमेन को एजुकेट करेंगे तो इसका मतलब है हम जनरेशन्स को एजुकेट कर रहे हैं। और उनका ये ओपिनियन टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन ये काफ़ी इंस्पायरिंग था। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।